हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लेटेस्ट पैटर्न पे जो मैथ आने वाला है उसके 15 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पे श्योर करना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इससे ज्यादा लेवल का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अब दिक्कत क्या है आपके साथ, जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं सर ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, जीके कराओ तो सर ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपके बस दिमाग में यही चलता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन इजी है कौन सा हार्ड है। एग्जामिनर है वो क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग पुट नहीं करेगा एग्जाम में कि भाई आपने क्या सोचा है इजी आएगा तो इजी पेपर आएगा, नहीं। एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है दोस्तों। ठीक है, तो जो लेटेस्ट पैटर्न है और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो लेवल यहां पे दिल्ली पुलिस पूछती है एसएससी अपने पेपर्स में वही आपको करवाया जा रहा है और आपको भी इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सिंसियर विद्यार्थी की तरह इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखते रहिए। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पता लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ही क्लास। तो स्टार्ट करने से पहले इतना करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों और शेयर कर दे अन्य विद्यार्थियों में ताकि और भी विद्यार्थी आके जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दो मिश्र धातु हैं ए और बी जिनमें जस्ता और टिन का जो अनुपात है वो 5:2, 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम तथा बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है। तो नई मिश्र धातु में जस्ते और टिन का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पे दो पात्र हैं, 1, 2 और 3। इसमें जो जस्ता और टिन है ना, जस्ते को मैं टी लिख रहा हूं और टिन को मैं टी लिख रहा हूं। तो पहले में जो अनुपात है वो 5:2 है और दूसरे में जो अनुपात है वो 3:4 है। इन दोनों से हमने एक नया मिश्र धातु और बनाया और इसमें आपसे जस्ते और टिन का है ना रेशियो पूछा है क्या होगा। हमने जो ए पात्र है, जो ए मिश्र धातु है, इससे 7 किलो मिश्र धातु निकाली और जो ये बी वाला है इससे हमने 21 किलोग्राम मिश्र धातु दोनों को मिलाया और इसमें रख दिया। यानी कि तीसरा जो मिश्र धातु है इसमें कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर 28 किलोग्राम की मिश्र धातु बनेगी। ये तो इतनी बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक बात आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई पात्र है और इसमें मान लीजिए मैं कहता हूं कि 100 लीटर, यहां पे 100 लीटर नमक और पानी का मिश्रण है जिसमें अनुपात जो है 6:4 है। ठीक है, नमक और पानी का जो अनुपात है वो 6:4 है। टोटल मिश्रण कितना है, 100 लीटर का। एक बात समझिए आप, यहां से मैंने क्या कर दिया, 20 लीटर मिश्रण है वो निकाल दिया। क्या कर दिया, 20 लीटर मिश्रण मैंने निकाल दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमने निकाला है, ये जो मिश्रण हमने निकाला है इसमें नमक और पानी का अनुपात क्या होगा बताइए जरा। आपने देखा जो टोटल मिश्रण था उसमें नमक और पानी का अनुपात 6:4 है। तो जब आप इस मिश्रण को निकालोगे, चाहे 10 लीटर निकालो, चाहे 20 लीटर निकालो, चाहे 5 लीटर निकालो, चाहे 80 लीटर, चाहे 90 लीटर, कितना भी लीटर यहां से निकालिए, ये रेशियो हमेशा 6:4 ही रहेगा। बात आएगी समझ में। अगर ये मान लीजिए यहां पे 200 लीटर का होता, लेकिन रेशियो को देखिए 6:4 है, तो आप यहां से कितना भी लीटर मिश्रण निकालिए, उस निकाले हुए मिश्रण में भी नमक और पानी का जो अनुपात है वो 6:4 ही होगा। यह बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यानी मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि हमने जो ए मिश्र धातु थी जहां से जस्ता और टिन को हमने 7 किलोग्राम निकाला है, तो इसमें भी जस्ते और टिन का अनुपात 5:2 होगा। तो अगर 5:2 है तो जस्ता कितना होगा, 5 होगा और टिन कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर होगी, डायरेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार जो बी मिश्र धातु है उसमें जस्ते और टिन का अनुपात 3:4 है। हमने 21 किलोग्राम मिश्र धातु निकाली है तो इसमें भी
जस्ते और टिन का जो रेशियो है वो 3:4 होगा। यानी कि अगर यहां से मैं जस्ते की बात करूं तो देखिए 3 और 4 7 या 21, तो जस्ता होगा कितना 9 किलो। अगर 21 में से 9 किलो जस्ता है तो टिन कितना बच जाएगा 12 किलो। तो ये कुल मिलाकर नई मिश्र धातु जो है इसमें जस्ता कितना होगा 14 किलोग्राम और टिन भी कितना होगा 14 किलोग्राम। तो रेशियो क्या होगा 1:1 दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आराम से मैंने समझाया है ताकि इस प्रकार का सवाल, देखो हमारा मकसद, विशेषकर मेरा मकसद यह नहीं होता कि केवल आपको क्वेश्चन दिखाएं आंसर बता दे। मेरा मकसद यह है कि भविष्य में इस प्रकार का अगर सवाल मिलता भी है तो वो आप आराम से कर सके दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हम आपको आराम आराम से पढ़ाते हैं समझाते हुए। बात आ रही समझ में? नहीं तो ऐसे तो प्रैक्टिस आप खुद भी कर लेंगे मॉक टेस्ट में। बात आ रही समझ में? लेकिन हमारा उद्देश्य है कि इस प्रकार का सवाल अगर पेपर में आता है तो आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि होम ट्यूशन चैनल ने इस प्रकार का सवाल करवाया था और सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था। ठीक है, तो वो सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो गई। तो दोस्तों जब आपको पता है जब कीमत कम होती है तो हम चीजें क्या करते हैं ज्यादा खरीद पाते हैं। मान लीजिए 100 रुपए मेरे पास है, पहले चीनी का भाव था 20 रुपए प्रति किलो, तो 100 रुपए में कितनी चीनी आएगी दोस्तों 5 किलो। अब क्या हुआ चीनी का भाव घट कर मान लीजिए 10 रुपए प्रति केजी हो गया, 20 से कितना हो गया 10 हो गया, तो उसी 100 रुपए में मैं कितनी चीनी खरीद पा रहा 10 किलो। जब भाव 20 का था मैं 5 किलो चीनी ले रहा था, अब जब भाव 10 का है तो मैं चीनी 10 किलो ले पा रहा हूं। यानी कि अगर चीनी का कीमत कम होता है तो हम वस्तुएं ज्यादा खरीदते हैं समान मूल्य में। हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहता है। पहले भी मेरे पास 100 रुपए थे, आज भी मेरे पास 100 रुपए हैं, लेकिन चीनी का मूल्य कम हुआ तो मैं उसी 100 रुपए में चीनी ज्यादा ले पा रहा था। अगर चीनी का मूल्य बढ़ता तो उसी 100 रुपए में मैं चीनी कम खरीद पाता। बात आ गई समझ में? तो यहां पे कह रहा है कि कीमत यानी जो चीनी का जो प्रिस है वही आपका एक्सपेंडिचर होता है। भाई जिस हिसाब से चीनी का भाव होगा उसी प्रकार से आप खर्च कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 20% का मतलब होता है 1/5। यानी पहले अगर भाव 5 का था तो आज कितना रह गया 4 हो गया। दोस्तों आपका एक्सपेंडिचर है और आपका जो यहां पे एक्सपेंडिचर और प्रिस क्या है समान है, 5 से क्या हुआ 4 हुआ, तो जो आपकी खपत है वो क्या होगी इसकी उल्टी हो जाएगी। यानी खपत आपको 4 से कितना करनी पड़ेगी 5, तो 4 से 5 करेंगे तो कितना बढ़ेगी 1 बढ़ेगी। 1 बराबर कितना ज्यादा ले पा रहा है 12.5 केजी, तो 4 का मान कितना होगा आप समझ रहे होंगे 50 केजी। यानी पहले इसी 800 रुपए में मैं 50 किलो चीजें ले पा रहा था। ठीक है, क्या ले पा रहा था दोस्तों चावल ले पा रहा था, तो उसका रेट क्या रहा होगा 800/50 बराबर कितना 16 रुपए प्रति केजी। यह है उसका प्रारंभिक भाव। अगर पूछा जाए वर्तमान भाव क्या होगा तो इसको 12.5 को मैं 5 से गुणा करता। अब ये कितना था 12 पंजे 60 और 5 5 25 62.5 आता, तो 800/62.5 से मैं भाग दे रहा होता। ठीक है, लेकिन मुझसे प्रारंभिक कीमत पूछी है रेट पूछा है तो मैं इसको 50 से भाग दे रहा हूं, 16 रुपए प्रति केजी इसकी मूल भाव आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब यहां पे कह रहा है कि यदि एक यात्रा के 4 माइनस, अब ये आपको लेडर फ्रैक्शन दे रखी है, इतने भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं, तो इस यात्रा के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हम पहले इसको सोल्व कर देते हैं। ये जो आपको लेडर फ्रैक्शन दे रखी है 4 -
5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 दूनी 8 और 1 9, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 9/4 हो जाएगा। ये 4 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 9 या 27 और 4 कितना दोस्तों? 31 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा? 31/9। अब ये 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 31 एक कम यहां पे 4 नहीं है, यहां पे 1 है, ठीक है। तो 31 एक कम 31 और 9 40/31। यहां पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 40/31। तो 31 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा 5 के मल्टीपल में। अब ये देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16 माइनस यहां पे आएगा 5 और 155/40। तो आएगा 5/40। यानी अगर टोटल टंकी की जो धारिता है वो अगर 40 लीटर है तो 5 लीटर भरने में 10 मिनट का टाइम लगता है। तो 1 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 2 मिनट का। तो पूरी टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 80 मिनट। अगर ये टंकी पूरी भरी जाती तो 80 मिनट का टाइम यहां पे लगता। लेकिन कह रहा है कि टंकी का 3/5 भाग। तो भाई 80 गुणा में 3/5 कर दीजिए, कितना आएगा? 48 मिनट। तो अब इस टंकी को 3/5 भाग भरने में 48 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, लैडर फ्रैक्शन सोल्व कर लीजिए बस। लैडर फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, आएगा 5/40। यानी अगर टंकी की कुल धारिता 40 लीटर की है तो 5 लीटर डालने में 10 मिनट लगते हैं। तो 1 लीटर में 2 मिनट, 40 में 80 लीटर, 80 मिनट। तो 3/5 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 2 की पावर है 250, 3 की पावर है 150, 5 की पावर है 100 और 4 की पावर है 200। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए। अब यहां पे 4 की पावर 200 तो हम सोल्व करेंगे नहीं, 2 की पावर 250 तो कैलकुलेट करेंगे नहीं। तो दोस्तों यहां पे आपको 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक होता है इसमें 2 की पावर रूट में होती है, ठीक है, यानी पावर छोटी होती है। तो जब पावर छोटी होती है तो उसमें आपको एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? एलसीएम। यहां पे पावर क्या है? बड़ी है, 250, 150, 100 और 200। तो जब पावर यहां पे बड़ी होंगी तो हम क्या करेंगे? 250, 150, 100 और 200 का क्या लेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? वो संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर देगी और वो संख्या होनी चाहिए बड़ी से बड़ी। तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा? 50। तो मैं इस सबको 50 से भाग दूंगा, ठीक है, सबको। तो आएगा 2 की पावर 5, ये आएगा 3 की पावर 3, ये 5 की पावर 2 और ये 4 की पावर 4। इतना आ जाएगा। अब आप जानते हैं 2 की पावर जो 5 होता है वो 32 होता है, ये 27 होगा, ये 25 होगा, ये 4 चौक 16, 256 होगा। तो कौन सी संख्या सबसे छोटी है दोस्तों? 25। यानी 5 की पावर जो 100 है ये संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है। कह रहा है कि 1/20 प्लस में 1/30 प्लस में 1/42 और इसी क्रम में आपसे पूछा है 1/90। तो जब आप इस दोस्तों फ्रैक्शंस को ओपन करेंगे तो आएगा 1/4 गुणा में 5 लिख सकता हूं, इसको 1/5 गुणा में 6 लिख सकता हूं, इसको 1/6 गुणा में 7 लिख सकता हूं, प्लस 1/7 गुणा में 8, 1/8 गुणा में 9 और इसको क्या लिख सकता हूं? 1/9 गुणा में 10 लिख सकता हूं। यस और नो? अब यहां पे हम देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको कि संख्या इस प्रकार से दे दी जाए दोस्तों, 1/4 माइनस 1/5 है, ये आपके पास कोई संख्या है मान लीजिए। 1/4 माइनस 1/5 आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे? आप एलसीएम लेंगे 4 और 5 का, यह आएगा 5 माइनस 4, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 गुणा में 5 आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो?
1/4 माइनस 1/5 को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, यानी कि 1/4 माइनस 1/5 को मैं लिख सकता हूं 1/4 गुणा में 5। तो ये क्या नजर आ रहा है दोस्तों, क्या ये यही फॉर्मेट नहीं है, क्या है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से मैं इसको क्या लिख पा रहा हूं दोस्तों, अब देखिए इसका उल्टा लिखना, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, डायरेक्ट तो हम कर देंगे फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, यानी 1/4 माइनस 1/10। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 3/20 सोल्व करेंगे तब, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, इसको क्या लिख पा रहे होंगे 1/4 माइनस 1/5। अब प्लस का निशान है, इसको क्या लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। अब प्लस इसको क्या लिख पा रहे होंगे 1/9 माइनस 1/10 दोस्तों। अब देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या 1/4 और माइनस 1/10। सोल्व करेंगे यह आएगा आपका 6/40, तो आएगा 3/20, ठीक है। तो जब आप इस प्रकार के सवाल को देखते हो तो आपको यहां देखिए क्या है, 4 गुणा में 5 है, ये 5 गुणा में 6 है, ये 9 गुणा में 10 है। तो कुछ नहीं करना, पहली टर्म 1/4 माइनस 1/10, ये सवाल आपका यहीं खत्म हो जाता। लेकिन मैंने आपको डिटेल से बताया है ताकि इस प्रकार का सवाल हर बच्चे को समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। अगर कोई ट्रिक ना भी ध्यान में आती है तो आप इस सवाल को डिटेल से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में यानी एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। तो जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में यानी एक दूसरे की ओर जाती हैं तो उनकी स्पीड है वो भी जुड़ती है और उनकी डिस्टेंस है यानी जो लंबाई है वो भी ऐड होती है। तो यहां पे हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा दोस्तों 180 प्लस में 120 बराबर 300 मीटर, और टोटल जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 65 प्लस में 55, ये हो जाएगा आपका 120 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। अब टाइम आपसे पूछा है तो टाइम होता क्या है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है 300 मीटर की, स्पीड दोनों की जो कंबाइन है 120 गुणा में 5 ऊपर 18 चला जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर दीजिए, 5 छंगा 30, 6 दूनी 12, 2 नीम 18, तो 9 सेकंड का यहां पे टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा, 9 सेकंड का टाइम लगेगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है, उसके बाहर चारों ओर 4 मीटर का एक चौड़ा रास्ता भी है जो कि 416 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है। तद अनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है। एक आयताकार मैदान है दोस्तों, इसकी लंबाई है वो 7 यूनिट है, मान लीजिए 7x है, और चौड़ाई है वो 4x है। इसी आयताकार मैदान के चारों ओर है ना 4 मीटर का एक क्या है रास्ता है, ये जो रास्ता ये कितने का है 4 मीटर का। तो एक बात बताइए, इस रास्ते सहित जो ये मैदान है बाहर का, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 7x प्लस में 8 हो जाएगी, 4 इधर से 4 इधर से। चौड़ाई की बात करें तो 4x प्लस में 8 हो जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि मुझे वो दे रखा है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल और ये अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल जब घटा देंगे तो बचेगा क्या मेरे पास ये रास्ते का क्षेत्रफल। तो आपको पता है रास्ते सही जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो सबसे पहले तो इनका गुणा करेंगे, 7x प्लस में 8 इंटू 4x प्लस में 8, और घटाएंगे क्या दोस्तों इसका क्षेत्रफल 7x गुणा में 4x। तो कैलकुलेट कीजिए, 7 गुणा में 4 28x स्क्वायर प्लस में 56x प्लस में 32x और प्लस में 64 माइनस 28x स्क्वायर। तो ये 28 तो कट जाएगा, यहां पे बचेगा 88x प्लस में 64 बराबर कितना दे रखा है 416 वर्ग मीटर के।
अरे यही तो रास्ते का क्षेत्रफल तो दे रखा है, और रास्ते का क्षेत्रफल हमारा इतना आया है, ये बराबर है 416 के, तो ये 64 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6 में 4 गई 2, 11 में 6 गई 5, और यहां पे 352। एक्स का मान निकालेंगे, आएगा ये 4। एक्स बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। पूछा क्या है? रास्ते की चौड़ाई कितनी है? तो एक्स का मान 4 है, तो चौड़ाई 4x है, तो कितना आ जाएगा? 16 मीटर। तो रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 16 मीटर हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे ज्यादा लेवल के सवाल आपके पेपर में ना तो दिल्ली पुलिस में कभी पूछे गए हैं और ना ही कभी पूछे जाएंगे, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे डर रहे हैं कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा। कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो आपने पढ़ रखा है वही पूछा जाएगा बस। अगला सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि A अनुपात B जो है वो दे रखा है 3:4 के, और B अनुपात C दे रखा है 6:5 के। आपसे पूछा है A अनुपात C अनुपात A क्या होगा? तो A के लिए 3 का गुणा करते हैं और C के लिए इनका गुणा कर दो, तो 5 चौक 20, रेशियो 18, तो भाई 10:9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10:9 ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल। अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का जो अनुपात है वो 5:3 है। यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो नया अनुपात 9:7 हो जाएगा। तो उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगी? तो भाई दे रखा है 5:3, तो इसको लिखते हैं 5x और 3x। बेसिक से कर लेते हैं। 50 लड़के छोड़ गए, 50 लड़के आ गई, तो यह अनुपात होगा 9:7। कैलकुलेट कर लीजिए। तो 7 पंजे 35x, 350 बराबर 9 तिया 27x प्लस में 450। ये 27 इधर आएगा, 15 में 7 गई 8, 8x बराबर कितना बचेगा? 800। x का मान कितना आएगा? 100। तो लड़के कितने हैं? 500, और लड़कियां कितनी है? 300। पूछा क्या है? लड़के, तो 500। ठीक है, देखो कितना टाइम लगा है, कुछ भी टाइम नहीं लगा। ठीक है भाई, तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 500 आ जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को इसी प्रकार की वीडियोज के लिए, अगर नहीं किया तो। अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि ABC ने एक व्यापार 1:2:4 के अनुपात में अपने निवेश के साथ प्रारंभ किया। 6 महीने के बाद A ने अपनी पूंजी को पहले से 50% ज्यादा बढ़ा दिया और B ने अपने निवेश को पहले से दुगुना कर दिया, और C ने अपने निवेश का 1/4 भाग वापस ले लिया। तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, 3 व्यक्ति हैं A, B और C। इनके द्वारा निवेश की गई राशि है 1, 2 और 3। इसको मैं 1x, 2x और 3x मान लेता हूं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले एक की बात करते हैं। इसने क्या किया? 1x रुपए यानी 1x राशि निवेश की। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद क्या हुआ? इस राशि को 50% बढ़ा दिया। 50% का मतलब क्या है दोस्तों? 1/2, यानी पहले राशि 2 थी, अब 3 कर दी, तो 3/2x अगले 6 महीने। बात आई समझ में? नहीं आई? देखो, ए ने 1 रुपए राशि निवेश की। 1 का मतलब 1x है, 1 रुपए मान लेते हैं। ए ने 1 रुपए राशि निवेश की, फिर क्या हुआ? 6 महीने के बाद इस राशि को 50% बढ़ा दिया। तो भाई 6 महीने तक का तो लाभ लिया, तो 1 गुणा में 6। इसके बाद क्या किया? इस राशि को 50% बढ़ा दिया। तो 50% का मतलब क्या है? 1 प्लस में 1/2 कितना आएगा? 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो अब ये अगले 6 महीने क्या करेगा? 3/2 राशि पर लाभ लेगा। बात आ गई समझ में? अब बात करते हैं बी की। तो बी की अगर बात करें तो बी ने क्या किया दोस्तों? शुरुआत में राशि निवेश की 2x, 6 महीने तक प्रॉफिट लेता रहा। 6 महीने के बाद इसने राशि क्या कर दी? डबल कर दी, 4x गुणा में 6। इसी प्रकार बात कर लेते हैं सी की। तो सी ने राशि निवेश की है 3x गुणा में 6 प्लस
अब इसने क्या किया, 1/4 भाग वापस ले लिया। यानी अगर टोटल राशि 4 थी तो 4 में से 1 वापस ले लिया तो कितना बचेगा, 3x। अगले 6 महीने तक इतनी राशि रखी। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए बहुत आसान सवाल है, कुछ बचा ही नहीं अब तो, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। देखो ये 2 से कटेगा 3 तो 6x और 9x कितना आएगा, 15x आएगा अनुपात। ये 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो 12 और 24 कितने होंगे, 36, तो ये आएगा 36x। रेशो ये आएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3x निवेश किया, 4x है दोस्तों, ये 4 है, सॉरी 4 है ये, ठीक है। 4 में से 1 निकाला तो 3 तो 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 24 और 18 कितने होंगे दोस्तों, 42x। अब आप x को तो काट ही देंगे, अब काट लीजिए इनको। कट रहा है क्या किसी से, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी और 3 एकम 3, 5 12 14, तो इनके लाभ का जो अनुपात होगा 5 12 और 14 के अनुपात में इनको प्रॉफिट प्राप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, सवाल की लैंग्वेज बड़ी है, सवाल छोटा सा है। ठीक है भाई, आगे देखिए अगला सवाल। कह रहा है कि 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूटें कितने, यानी समतुल्य बट्टा आपको निकालना है। तो 20% दे रखा है, 10% दे रखा है और 5%। तो आपको पता है इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट होता है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। हम इसी से कर लेंगे, आप चाहो तो सक्सेसिव से कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर लूंगा। पहले मैं इन दोनों का निकाल लेता हूं। तो भाई 20 प्लस में 10 माइनस 200 बटे 100, तो कितना आएगा दोस्तों, 28%। अब 28% और 5% का निकाल लीजिए। तो 28 प्लस में 5 माइनस कितना आएगा दोस्तों, ये 5 अंटे 40, 5 दूनी 10 और 4 14 बटे 100। तो देखिए 33 में से आपको 1.40 घटाना है, तो आएगा आपका 31.60%। यानी सवाल का जो आंसर आएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना बनेगा, 31.6%। अच्छा दोस्त, सक्सेसिव मेथड है वो क्या है, तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 पर 1 की छूट दे दी 4 में। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 पर 1 की छूट 9 में। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 से छूट दे दी 1 की 19। तो 4 पंजे 20, ठीक है। अब 5 5 25 250, यहां पे थोड़ा सा हार्ड पड़ता है ये, ठीक है। तो बड़ी कैलकुलेशन करने के बजाय आप आसान से कर लीजिए, जो आसान लगे वो कीजिए, ठीक है। तो यहां पे सक्सेसिव मेथड इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंटों में जाएगा, और यहां पे हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8, ये जो दे रखा है कितना है दोस्तों, 3 सही 3/8 है, ये याद रखेंगे, ठीक है। गुणी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ठीक है। यानी जो राशि है वो 3 सही 3/8 गुना हो जाती है। सबसे पहले आप अमाउंट जब निकालते हैं, मिश्र दर निकालते हैं, तो उसका सूत्र क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू यहां पे क्या आता है, पावर में टी आता है। ये कितना दे रखा है, 8 या 24 और 3 27, यानी जो अमाउंट है वो 27/8 है। अगर मैं प्रिंसिपल को x मान लेता हूं तो मेरे पास अमाउंट कितना है दोस्तों, 27/8x। तो भाई 27/8x बराबर प्रिंसिपल कितना माना है, x इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टाइम कितने साल का है, 3 का। इसको तोड़ दें तो 27 का मतलब कितना है, 3 का क्यूब, 8 का मतलब क्या है, 2 का क्यूब। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 3/2 की पावर 3, ठीक है। x था यहां पे, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पावर इक्वल है तो नेगलेक्ट कर दीजिए, आएगा 3/2 बराबर 1 प्लस में r बाई 100। तो r बाई 100 आएगा कितना, 1/2, तो r का मान आएगा यहां पे 50%। तो दर यहां पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, 50% आ जाएगी, 50%, ऑप्शन बी, ठीक है। कुछ नहीं था, बिल्कुल बेसिक से हमने कर दिया। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100, पावर में टाइम होता है,
ठीक है, तो राशि दे रखी है भाई 3 सही 3/8 गुणा हो जाती है, यानी कि 27/8x। तो 27/8x बराबर है x प्लस में 1 प्लस r बाई 100 के पावर 3 के। तो x से x कैंसिल हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा यहां पे 50%। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 35 छात्रों की कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है, जिसमें पत्नी पुत्र भी शामिल है। पुत्र की आयु मां से 80% कम है, तो उस अध्यापक की पत्नी की आयु कितनी होगी? तो हम पहले अध्यापक की आयु निकाल लेते हैं। ठीक है, अध्यापक की आयु क्या होगी दोस्तों? तो अध्यापक की जो आयु होगी दोस्तों, सबसे पहले छात्र, अब देखो क्या हुआ, 35 छात्र थे, उनकी जो औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, अध्यापक की आयु जोड़ने पर 1 वर्ष बढ़ गई, तो 35 प्लस में 16 कर देंगे। ठीक है, कितना जाएगी? 51 वर्ष। अध्यापक की जो आयु है वो कितनी आ गई? 51 वर्ष आ गई, डायरेक्ट आ गई। अब अध्यापक का जो परिवार है, परिवार की कुल आयु हम निकालते हैं। परिवार की कुल आयु तो कितने दे रखे? 40 औसत 40 गुणा में 3 3 सदस्य 120। 120 में 51 तो किसकी है? टीचर की। तो बाकी के जो सदस्य उनकी कितनी बच गई दोस्तों? 69। देखो, परिवार की कुल आयु कितनी है? 120 है। इस 120 कुल आयु में तो 51 वर्ष तो टीचर की है, यानी टीचर की पत्नी और पुत्र की कुल आयु कितनी है? 69 वर्ष है। लेकिन कह रहा है कि जो पुत्र है उसकी जो आयु है वो 80% कम है। तो 80% का मतलब दोस्तों 4/5, यानी कि पुत्र और माता या पुत्र और जो टीचर की पत्नी है उसका देखें, तो अगर पत्नी की 5 है तो पुत्र की 4 कम है, ये रेशो आ जाएगा। 5 और 1 6, तो 6 बराबर 69 के है, तो 1 बराबर कितना आएगा? 6 कम 6 11.5। इसका मान निकालेंगे 57.5 आ जाएगा। तो पत्नी की जो आयु है वो 57.5 वर्ष आ जाएगी। पुत्र की पूछे तो कितनी आएगी? 11.5 वर्ष। ठीक है, तो पत्नी की आयु कितनी आ जाएगी? ऑप्शन ए 57.5 साल की। ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए प्लस सी बटे बी क्या होगा? तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। अब ये जो बराबर के उस पार दे रखे इनको बराबर किस पार ले आता हूं, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मैं क्या कर देता हूं, इसको सबको 2 से गुणा कर देता हूं, सबको 2 से गुणा कर देता हूं, पूरी इक्वेशन को ही 2 से गुणा कर देता हूं। तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो इधर 0 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर प्लस में 2c स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0। अब ये किसके बराबर होता है दोस्तों? आपने पढ़ रखा होगा, सिंप्लीफिकेशन में आता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर बराबर कितना? 0। तो यहां से आप निकालेंगे a माइनस बी बराबर कितना है? 0। इसका मतलब a बराबर किसके है? b के। इसी प्रकार b बराबर किसके? c के, यानी a b c। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? a बराबर है b के बराबर है c के, तीनों का मान बराबर है, कुछ भी रख लीजिए। तो एक एक रख लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना आएगा? 2। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, बिल्कुल आसान सवाल था, कुछ नहीं था, ये दे रखा था, हमने इसको इस तरफ लेके आया, बराबर 0 हो गया, हमने सबको 2 से गुणा कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है ये बराबर होती है इसके। ठीक है, और इसको जो ओपन करेंगे तो a माइनस बी बराबर 0 आएगा। इसका मतलब a बराबर है b के, इसी प्रकार b बराबर है c के, यानी तीनों आपस में बराबर हैं। तो कुछ भी मान रख लीजिए आप, यहां पे 5 5 रख लीजिए, 5 प्लस में 5 तब भी कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 10/5 आप यहां पे 100 रख लीजिए, आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा।
अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होती है जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज खींची थी ए बी सी। इसका जो परिमाप है वो 544 सेंटीमीटर है और उसकी प्रत्येक भुजा उसके आधार की 5/6 गुणा है। तो सबसे पहले तो आप परिमाप समझ लीजिए। जो त्रिभुज है, मान लीजिए ये भुजा B है, ये B है और ये A है, तो इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2B प्लस में A, या इसको A प्लस में 2B भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि जो उसकी साइड वाली भुजाएं है ना, जो बराबर हैं, ये आधार की 5/6 गुणा है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस बेस को x मान लेता हूं तो ये कितनी है इसकी 5/6x, ये भी 5/6x। तो परिमाप निकाल लीजिए। पहले परिमाप क्या होगा दोस्तों, 2 गुणा में 5/6x प्लस में x बराबर कितना है 544 मीटर के। आप यहां पे x का मान निकालेंगे, आएगा 204। ठीक है, 204 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, x का मान निकालेंगे, 2 तिया 6 आएगा, 5/3x प्लस में x बराबर 544 को कैलकुलेट करेंगे तो x का मान 204 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी ये जो पूरा x है ये कितना है 204 का है। मैं यहां पे लंब डालता हूं, क्या डालता हूं, लंब, यानी डिवाइड कर दिया, माध्यिका डाल दी। तो अगर ये x है, ये अगर x बराबर 204 है तो दोस्तों ये पार्ट कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एरिया जो होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणा में बेस इंटू हाइट होता है। तो मेरे पास हाइट निकालनी पड़ेगी, मुझे हाइट है वो निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, ये अगर 102 है तो ये भी मान निकाल सकता हूं, 5/6x बराबर 204 है, तो 5/6 गुणा में 204 कीजिए, तो 6 × 18, 6 × 24, यानी 5 × 20, सलपाई 2, 5 × 15 और 2 17, 170। ये कितनी आ जाएगी दोस्तों 170। अब आप जानते हैं हाइट बराबर क्या होगी 170 का स्क्वायर माइनस 102 का स्क्वायर का रूट दोस्तों। यानी मैं यहां पे इसको डी निकाल रहा हूं, 8D निकाल रहा हूं, मैं यहां पे 8D निकाल रहा हूं। अब जानते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको लिख सकते हैं 170 माइनस 102 एक बार तो, और एक बार लिख सकते हैं 170 प्लस में 102। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, इसका मान आएगा 136। यानी मेरे पास हाइट है 136 आ चुकी है, बेस 102 है, क्षेत्रफल निकाल देंगे 1/2 गुणा में 136 गुणा में 102। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, तो लास्ट में 6 एकम 6, 136 का गुणा 50 51 में करना है। ठीक है, तो यहां पे आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहां पे देख लेना, तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया है, जो परिमाप होता है 2B प्लस में A होता है, तो परिमाप हमने निकाला। x का मान निकालेंगे 204 आएगा, ये पूरा x है, 204 है, तो ये 102, ये 102, तो हम इसका मतलब इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज होगी। तो समकोण त्रिभुज का हमें लंब निकालना है। लंब होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो वही हमने कैलकुलेट किया, 136 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, 136 आएगा, 138 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, 136 आएगा तो यहाँ पे आंसर कुछ और है, 138 होगा तो कुछ और हो जाएगा, ये आप कर लेंगे। ठीक है, और अब आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज का मैथ का मॉक टेस्ट। इससे ज्यादा लेवल का आपके पेपर में नहीं मिलेगा, यकीन कीजिए। बस इसी लेवल के पेपर आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, आपका पेपर में 15 में से 15 नंबर आराम से आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कमेंट करके कि आपको 15 में से कितने सवाल आते थे। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।